नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे फर्जी डिग्री उल्टा काम, ये कैसा ट्रांसप्लांट। ये शायद हिंदी भाषी राज्यों या फिर यूं कहें कि यूपी में ही संभव है, जहां किसी दूरस्थ गांव, कस्बे या जिले में नहीं बल्कि सूबे की राजधानी लखनऊ के निकट के कानपुर महानगर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ऐसा क्लिनिक संचालित हो रहा था जिसका संचालक डॉक्टर था तो डिग्री धारक, लेकिन दांतों के इलाज की विशेषज्ञता हासिल कर कमाई के लिए बालों की सर्जरी की जा रही थी। नतीजतन 2 होनहार इंजीनियर्स की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या आखिर मेडिकल प्रैक्टिस केवल और केवल लाभ का कारोबार बनकर रह गया है? इस मानवीय सेवा से जुड़े क्षेत्र में शामिल होने वाली वर्तमान पीढ़ी आखिर विशुद्ध कारोबारी नजरिया रखकर अपने हित साधन में क्यों जुटी है? जिन जिम्मेदारों को ऐसे क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें कानूनी रूप देना रहता है, 2 इंजीनियर्स की मौत से पहले आखिर वो क्या कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर किसकी शह पर डेंटिस्ट मौत का सौदागर बनकर अपनी तिजोरियां भर रही थी? क्या इस तरह बेकसूरों की मौत होने का सिलसिला इसी तरह आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा, या इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जिम्मेदार इस खेल को रोकने की चाक चौबंद व्यवस्था मुकम्मल कराएंगे? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी साहब हैं, सीएमओ कानपुर, और डॉक्टर अवध दुबे जी हमारे साथ में होंगे, पूर्व आईएमए अध्यक्ष। डॉक्टर विकास मिश्रा हमारे साथ में होंगे, सेक्रेटरी आईएमए। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर कृति लोहिया, डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर राजीव कक्कड़, वरिष्ठ चिकित्सक। नूतन ठाकुर जी, सोशल एक्टिविस्ट। और मनीष शर्मा, समाज सेवी। सारिका गुप्ता हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ेंगी। कानपुर में हेयर ट्रीटमेंट का दूसरा मामला सामने आया है। हालांकि इसमें भी डॉक्टर अनुष्का तिवारी हैं जिन्होंने पहले एक इंजीनियर की जान ले ली और फिर दोबारा जब उन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो उसमें भी जो मरीज है उसकी जान चली गई। ये मरीज के परिवारजन हैं जो आज सीपी कार्यालय आए हैं और इन्होंने बाकायदे पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं, क्या घटना हुई आपके साथ? फर्रुखाबाद से आई हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? कौन से डॉक्टर थे या कहाँ पर आपने ट्रीटमेंट कराया था? अनुष्का तिवारी से कल्याणपुर में। किसने कराया था? क्या है पूरा संपूरा किसने कराया था ट्रीटमेंट? और वो बेटे ने, मयंक कटियार ने। फिर क्या हुआ? 18 तारीख को उसने ट्रांसफर किया। फिर इसके बाद सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। इसके बाद उसने छोड़ दिया उनको, बोला घर जाओ, ठीक हो तुम। वो घर चले गए फर्रुखाबाद। फिर इसके बाद वहाँ उनके दर्द शुरू हो गया। दर्द फिर हमने वीडियो कॉल में इनसे बात की तो बोली कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस ये कहती रही। और सुबह 10 बजे उसकी डेथ हो गई। सर, मैम मयंक ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। अनुष्का तिवारी नाम है उनका, और एम्पायर क्लिनिक के नाम से केशवपुरम में क्लिनिक चलाती हैं। तो उनकी लापरवाही के कारण कुछ इन्फेक्शन हुआ उसकी बॉडी में और उसकी बॉडी एकदम से स्वेलअप हो गई और विद इन 24 आवर्स उसकी डेथ हो गई मैम। और सेम ऐसे ही मामला अभी रिसेंटली सामने आया तो हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आप जब पुलिस कमिश्नर के पास आई हैं, क्या आश्वासन मिला है? किस तरीके की कार्रवाई होगी? जी, सर ने बोला है कि बिल्कुल हम इस पे कार्रवाई करेंगे और सीएमओ ऑफिस में आपकी रिपोर्ट भेजेंगे और आगे जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी। आप भी उनके ब्रदर हैं और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी घटना हो गई आपके साथ? मैं बस यही चाहता हूँ डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिले और वो आगे ऐसा किसी के साथ और ना कर पाए। किसी का और भाई ना जाए, किसी की माँ का बेटा ना जाए, किसी को और खोना ना पड़े। शासन को भी कुछ करना चाहिए, जिस तरीके से क्लिनिक खुल रहे हैं। शासन को इस पर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और यूपी में ऐसा हो रहा है तो फिर इस पर संज्ञान और ज्यादा लेना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो पीड़ित लोग हैं वो यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। ये जो क्लिनिक खुल रहे हैं इन पर सख्त कार्रवाई करी जाए और जो डॉक्टर है जिसके द्वारा 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उस पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर हरिदत्त नेमी साहब का रुख कर लेते हैं। सीएमओ कानपुर से आवाज मिल रही है सर आपको हमारी?
ये अब ठीक है? हरिदत्त नेमी साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? नेमी साहब को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर कृति लोहिया जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। विकास मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। कृति लोहिया जी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। स्वागत मैम आपका। मैम डर्मेटोलॉजिस्ट थी मैडम जो पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं। उन्हें डॉक्टर कहना मुझे लगता ठीक नहीं होगा। जिस तरीके का कृत्य उनकी ओर से किया गया आप सब जानते हैं। देश भर में फिलहाल इस खबर की चर्चा है। 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बीडीएस की डिग्री थी, लेकिन जो बीडीएस की डिग्री रखते हैं वो कानूनी रूप से खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कह सकते, या हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर ये कैसे हो रहा था भला? देखिए, जिनकी एमडीएस या बीडीएस की डिग्री होती है वो डेंटिस्ट कहलाते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कहलाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डिग्री के लिए आपको या फिर तो 3 साल की एमडी डिग्री करनी पड़ती है या 2 साल की डिप्लोमा डिग्री करनी पड़ती है। एंड उसके बाद भी हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। जो ये इस तरीके की अब सर्जरीज होने लग गई हैं। आइडली अगर आप देखें तो डेंटल एसोसिएशन ने काफी सारे डेंटिस्ट्स को, डेंटल एसोसिएशन वाले लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करने का राइट दिया हुआ है, पर नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो इस राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब आजकल का जो मार्केट चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ब्लेमलेस जो सर्जरी करा रहे हैं, आई नो आई साउंड लिटिल इनसेंसिटिव, बट जो सर्जरी करा रहे हैं वो 100% इसलिए ब्लेमलेस नहीं है क्योंकि वो सस्ते सर्जरी कराने के चक्कर में जानबूझ के या जानते हुए भी या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ वो उन लोगों के पास जाते हैं जो ये सर्जरीज करने के लिए टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड नहीं है। अगर आप एक क्वालिफाइड सर्जन, डर्मेटो सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं, जो जनरल सर्जन जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर फेलोशिप किया होता है, ईएनटी के सर्जन होते हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर फेलोशिप किया होता है, उनके पास जाओगे तो ऑब्वियसली सर्जन से एसोसिएटेड जो कॉस्ट होती है वो किसी भी सर्जरी में डिफरेंट होगी। वो कॉस्ट सेव कराने के चक्कर के अंदर वो उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनके इधर को चाले को भी मतलब कैमरा ऑफ कर देते हैं। एनेस्थीसिया के अंदर मैनेज करना उनके लिए वो एक एक्सपीरियंस का काम नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई सर्टेन थिंग्स लाइक दिस हैपन। हेयर ट्रांसप्लांट एज अ सर्जरी इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज, बट बात तो यही है ना कि अगर आप प्लम्बिंग का काम किसी स्कैफोल्डिंग वाले को दो और बोलो कि आप 100% काम करके दो, तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है उस काम के हो पाने की। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में लापरवाही की गई, धांधली जो चल रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं कहलाती हैं, उसके बावजूद हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी। और उसके बाद एक केस तो पहले ही हो चुका था जो उजागर अब हो रहा है इस दूसरे मामले के बाद में। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही रही। कहीं ना कहीं इन पर बहुत पहले एक्शन हो जाना चाहिए था ताकि ऐसी घटनाएं नहीं होती। लौटेंगे मैम आपके पास में। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में है। डॉक्टर विकास मिश्रा साहब हैं, सेक्रेटरी आईएमए की ओर से। विकास जी बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है आपको हमारी? विकास जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? विकास जी क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मामले में? एक महिला जो खुद को डॉक्टर बताती थी, हालांकि उनके पास बीडीएस की डिग्री थी, वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं थी और हेयर ट्रांसप्लांट का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, लेकिन बावजूद इसके घर में क्लिनिक की शुरुआत लंबे वक्त से 2 लोगों की जान तक चली गई और एक्शन कुछ नहीं हुआ। सर ऐसे कैसे ऐसे लोगों का धंधा फलता फूलता रहता है? इन्हें डॉक्टर कहना तो बिल्कुल गलत होगा। विकास जी सुन पा रहे हैं आप?
अनम्यूट कीजिए विकास जी। अनम्यूट विकास जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। विकास जी नहीं है, मैं डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा हूँ। ठीक है, विकास जी को आवाज नहीं मिल रही है। हमारे साथ में डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी भी लगातार बने हुए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। माफी चाहेंगे सर, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। अनुराग जी, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में इस महिला के द्वारा 2 लोगों की, हम अगर सीधे तौर पर कहें सर आम शब्दों में, तो जान ले ली गई, क्योंकि आप बिना एक्सपीरियंस के एक ऐसी सर्जरी जिसमें बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है, ऐसे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना सर कितना ठीक है? और क्या कोई लिंक भी नहीं है? मैं तो बिल्कुल भी डॉक्टरी पेशे के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन आम तौर पर आप किसी भी व्यक्ति से अगर ये पूछेंगे कि कोई अगर डेंटिस्ट है तो वो बालों का इलाज तो नहीं कर सकता, ये हम सबको पता होता है, आम लोगों को भी पता होता है। फिर कैसे मैडम जी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी शुरू कर देती हैं? ये कैसे शुरू हुआ भला? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो है कि आदमी जो क्वालिफाइड नहीं है किसी काम को करने के लिए, वो खुद उस काम को कर रहा है। दूसरी चीज है कि किसी के सुपरविजन में अगर कोई ईएनटी सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या फर्दर कोई एमडी डर्मेटोलॉजी और जो उस चीज में हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेंड है, अगर आपके साथ काम कर रहा है और उसके सुपरविजन में आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो वो सर्जरी वैलिड मानी जाती है। अगर आप अकेले उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं जिस चीज में आप क्वालिफाइड नहीं है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है और लीगली वैलिड नहीं है, तो आप अनऑथराइज्ड माने जाते हैं। तो इस केस में जैसे कि मुझे ज्ञात है कि पहली जो डेथ हुई है वो 10 दिन बाद हुई है, और कुछ उसमें चीजें आई हैं कि कुछ इंजरी हुई थी गिरने के बाद में या कुछ था। तो एक कारण, जब तक कि हम उस रिपोर्ट को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या लीगल रिपोर्ट्स को नहीं देख लेते, तब तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे कि डेथ उसके कारण से हुई, क्योंकि डेथ शायद 10 दिन बाद हुई थी पहली वाली। दूसरी वाली जो डेथ है उसका उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर हुई थी, तो मे बी कोई और चीजें कारण रही हों, या एग्जैक्ट चीजें हमें पता होंगी तो हम कहने लायक होंगे कि उसका कारण क्या था। कई बार एनाफाइल एक्सेस हो जाती है, रिएक्शंस होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद में लोकल का थोड़ा सा रिएक्शन होता है जिसके कारण शॉक में पेशेंट जाता है। तो एग्जैक्ट कारण पता चलने के बाद में हम लोग कमेंट करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जब तक कि हम पूरी तरह से श्योर ना हो जाए। जांच जरूरी है, उसके बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार चर्चा में बने हुए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। डॉक्टर इतिश्री गुप्ता हमारे साथ में हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। स्वागत मैम आपका के न्यूज इंडिया पर। इतिश्री जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के जो हॉस्पिटल हैं, जो ये घरों में शुरुआत कर देते हैं, ये पनपते कैसे हैं? इन पर एक्शन अगर सही वक्त पर हो जाता, जो नियम कानून बनाए जाते हैं एक अस्पताल संचालन के लिए, अगर उनका ये पालन कर रही होती मैडम, तो शायद ऐसा ये जो 2 लोगों की जान चली गई, ये कभी हो ही नहीं पाता। सबसे पहली गलती तो उस स्तर पर हुई है, उसके बाद हम सब चीजों पर चर्चा कर लेंगे कि वो डेंटिस्ट थी तो बालों का इलाज कैसे था। लेकिन मैम, मुझे लगता है वो चीज आज सबको परेशान कर रही है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनेस्थीसिया का कितना क्वांटिटी जाता है, कैसे जाता है, किस टेक्निक से दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डॉक्टर कृति ने भी बोला था, एक्चुअली इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है कि एक ट्रेनिंग होए। इवन प्लास्टिक सर्जरी में, डर्मेटोलॉजी में हम लोग की एडवांस ट्रेनिंग होती है, स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जस्ट बिकॉज हमारे पास एक डिग्री है, दैट ऑल्सो डजंट क्वालिफाई अस कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करें। जब तक हमें एक चीज की स्पेशलाइजेशन प्रॉपरली नहीं मिलती है, तब तक हम एक प्रोसीजर नहीं कर सकते, हम जस्टिस नहीं दे सकते हैं पेशेंट को। तो एक सेफ्टी के साथ प्रोसीजर करना, जब हम लोग भी इनिशियली प्रोसीजर्स करते हैं तो हम अपने सीनियर प्लास्टिक सर्जन या सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर प्रोसीजर्स करते हैं। तो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होने से सेफ्टी हम इंश्योर कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट वैसे बहुत सेफ प्रोसीजर है, लेकिन उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की जाए तब वो सेफ रहता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है? मैम, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, मुझे लगता है आपको
बात इस बारे में एक विस्तृत जानकारी होगी, डिटेल जानकारी होगी। क्या लग रहा है कि मैम ये गलती किस स्तर पर, इस पूरे जो सर्जरी की पे अगर हम बात कर लें तो क्या गलती हुई है? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं थी, क्योंकि उन्हें मतलब किस स्तर पर गलती हुई कि मरीज, जो कानपुर का एक मामला विनीत दुबे का सामने आया, बताया जा रहा है कि चेहरा गुब्बारे की तरह फूल गया था, ऐसा क्या उस सर्जरी में प्रॉब्लम हुई होगी आपके अकॉर्डिंग? क्या आपको लग रहा है? कि जब तक हमारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती पोस्टमार्टम की, वो बोलना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली किस कॉज से हुआ है ना। हम हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस जैसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब तक एक प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ सकती हमें कंक्लूसिवली कुछ बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो ये एक प्रॉपर वे है। ऑफ कोर्स हम ये बता सकते हैं कि एनाफाइलैक्सिस एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक हमें कंफर्म नहीं हुए तब तक हम उस चीज को दावे से नहीं बोल सकते। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। तो हमारे साथ में डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत स्वागत राजीव जी आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कानून कहाँ था, सिस्टम क्यों चुप था जब द एम्पायर हॉस्पिटल संचालित हो रहा था? एक मैडम जिनके पास महज BDS की डिग्री है, वो खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन न जाने क्या क्या बता रही थी। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को भी ये कहा जाता है, नियम होता है एक आम, कि जब डॉक्टर किसी, उसका कोई क्लिनिक चलता है, प्राइवेट भी हो या फिर सरकारी क्यों ना हो, तो नाम के साथ साथ डिग्रियां भी मेंशन होती हैं। हम सब जब अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर का जो बोर्ड होता है उसमें ही लिखा होता है, और वो एक सच होता है, बहुत बड़ा सच होता है। यहां पर मैडम के पास डिग्री नहीं थी, मैडम खुद को प्लास्टिक सर्जन बता रही थी। सर, अगर उस स्तर पर कार्रवाई हो जाती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि एक तो प्रॉपर उस चीज के लिए वो ऑथराइज है कि नहीं है। पहली चीज में जो हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के ही द्वारा करा जाता है। कोई भी बेसिक डिग्री होनी चाहिए MBBS, फिर उसके साथ में सुपर स्पेशलिटी की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद में स्पेशल ट्रेनिंग, जैसा हमसे पहले वक्ताओं ने बोला था कि स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चाहिए कि उसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब है कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर निडल के द्वारा, चाकू के द्वारा या किसी भी तरह अगर हम इंजेक्ट करते हैं, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसकी एक रिटर्न कंसेंट होती है। कंसेंट में मेंशन होता है क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है उसकी एक डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है कि पेशेंट एलर्जिक है कि नहीं है। एलर्जी का मतलब ये नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री, अगर उसको किसी तरह की एलर्जी है, डस्ट है, फ्यूम्स है, उससे उनको खांसी जुकाम होता है, यानी पेशेंट सेंसिटिव है। किसी दवा से कभी किसी समय कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको नहीं हुआ है तो उसकी फैमिली में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या उसकी फैमिली में कोई एलर्जी कोई एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। नहीं भी कर रही है तब भी कोई भी इंजेक्शन हम देते हैं, पहले उसको टेस्ट करते हैं, उसको आधे एक घंटे देखते हैं कि उसमें कोई स्वेलिंग या कोई चीज तो नहीं होती है। जो एलर्जिक रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं, इमीडिएट रिएक्शन जो कि विद इन 6 आवर्स के अंदर हो जाते हैं, एक डिलेड रिएक्शन जो कई घंटे के बाद में या 24 या 48 घंटे के बाद में होते हैं, वो डिलेड रिएक्शंस होते हैं। इन दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें। वास्तव में जो 2 केसेस हुए उसके बारे में ये नहीं मालूम है कॉज ऑफ डेथ क्या है, अनलेस एंटिल कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, मालूम पड़े कि दैट इज द कॉज ऑफ डेथ, जैसे किसी की 10 दिन बाद हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट की वजह से होना चाहिए। बट इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं, हम एक जनरल कमेंट बता रहे हैं कि क्या चीज प्रिकॉशन होनी चाहिए, क्या एक क्वालिफाइड पर्सन करना चाहिए। सपोज हम पल्मोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर कोई जनरल सर्जन भी है, उसकी भी ट्रेनिंग होगी, चाहे वो 1 महीने 2 महीने जो उसका एक फेलोशिप है वो होगा, तभी वो कर सकेगा। तो और उसमें जहां जिस क्लिनिक में करा जा रहा है उसमें कुछ प्रिकॉशन, इमरजेंसी ड्रग्स है कि नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं है, ये कुछ चीजें होती है जो नॉर्म्स जो कि हम लोग जैसे हॉस्पिटल में भी होती है, उसका हमेशा हर थोड़े दिनों में चेकअप होता है कि आपकी इमरजेंसी ट्रे प्रॉपर है कि नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर पेशेंट एकदम से सीरियस होता है तो क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग की कुछ टीचर थे, काफी सीनियर टीचर थे, उनको ये कहा करते थे डॉक्टर ताराचंद कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या हमें नहीं करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको क्या करना है। तो क्या नहीं करना है, ये चीज बहुत जरूरी हमें मालूम चाहिए। ये हमारी लिमिटेशन है। हो सकता है हम उस चीज के विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन शायद हम उस चीजों को नहीं करना चाहिए हमें।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर बिल्कुल ठीक बात कही कि देखिए जैसे आपने कहा कि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं तो आप उसके लिए ही बेहतर आप इलाज कर सकते हैं। हर एक डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन है और उसके लिए हमें जो बीमारी होती है हमें उसके बाद उसके पास ही जाना होता है, वैसे ही डॉक्टर के पास। लेकिन सर होता क्या है, जैसे कोई सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, सपोज कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो उसमें एनेस्थीसिस्ट का भी काम होता है, उसमें एनेस्थीसिया देने के लिए जो उसके स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर आते हैं। तो वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट की भी जो सर्जरी होती है, मैं उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं रखती, लेकिन एक कॉमन जानकारी रखने के बावजूद भी मुझे या आम लोगों को ये जरूर पता होगा कि उसमें भी अलग अलग लोगों के स्पेशलिस्ट उनकी मदद लगती होगी। लेकिन मैडम के स्टाफ में कोई नहीं था, क्योंकि अब जब पुलिस जांच कर रही है तो पता चल रहा है कि जो स्टाफ था वो भी ट्रेंड नहीं था। जब मैम खुद नहीं ट्रेंड थी, वो उस चीज की स्पेशलिस्ट थी नहीं जो वो काम कर रही थी, तो फिर स्टाफ से भी क्या ही उम्मीद रखी जाएगी। सर ये भी आप मुझे लगता है क्या कहना चाहेंगे आम जनता से, जो लोग सस्ते ऑप्शन के चलते कुछ ऐसे लोगों को प्रेफर कर लेते हैं जिसके बाद कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ आम लोगों से भी आप कोई अपील करना चाहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए दो चीजें होती हैं, जैसा एक बताया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, चाहे सर्जन हो, उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेशेंट है, जो पब्लिक है, वो तो एक अवेयर होना चाहिए कि हम कहीं पे भी कुछ भी कर लें। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कम से कम हम ये देख लें कि वो इस चीज के विशेषज्ञ है कि नहीं है। आजकल हर आदमी आकर के गूगल सर्च करता है और देखता है कि भाई हम ये दवा खा रहे हैं, ये किस लिए, 10 क्वेश्चन हमसे पूछता है। काफी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम लोग सरप्राइज करते हैं कि पेशेंट को कैसे मालूम है, यानी वो पहले होमवर्क करता है। गूगल मतलब इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। अगर हम कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, वहां पे बेस्ट डॉक्टर कौन है, कौन उसके लिए क्वालिफाइड है, एक होमवर्क तो करके ही जाएंगे ना, कि ऐसे ही चले जाएंगे। जैसे कि अक्सर लोग करते हैं, कोई भी बीमारी होती है मेडिकल स्टोर में जाकर के मेडिसिन ले लेते हैं, नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना। खांसी आई, कोई भी रीजन हो, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। कफ सिरप, कोई भी, वो भी एक दवा है, उसको ये नहीं लिया, चम्मच से नहीं लिया, शीशी लिया, पूरा ओडेन लिया मुंह में और उसको ले लिया। तो कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेशेंट हमारी भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, उसके लिए हम जाने के लिए वो पर्सन उपयुक्त है कि नहीं है। क्योंकि हर चीज आपको जमीन में मिल रही है, हर चीज आपके रोड साइड में अवेलेबल है, काफी कुछ यहाँ पे नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो। मैं सहमत हूं, और कई बार तो हमने देखा है कि कुछ सर्दी जुकाम बुखार को तो लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। अब क्योंकि घर में किसी दूसरे व्यक्ति को सर्दी हुई थी तो डॉक्टर ने ये सिरप दिया है, तो अब उन्हें भी हो गई तो वो भी वही सिरप का इस्तेमाल कर लेंगे। अब उनकी बॉडी और उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है, ये चीजें बहुत अलग अलग होती हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर अवध दुबे जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको अवध जी क्या कहना चाहेंगे सर? हेयर ट्रांसप्लांट से 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है सर। अब खुलासे एक एक कर हो रहे हैं, क्योंकि जब एक मामले ने तूल पकड़ा तो कुछ और जो वो जिस शख्स की मौत हुई उसके परिजन भी निकल कर सामने आए और अपना दर्द बयान किया है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं सर, क्योंकि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो सर क्या डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होता है इस एसोसिएशन में? ये एसोसिएशन क्या करता है, पहले वो बताएं, और इनकी क्या जिम्मेदारी होती है डॉक्टर्स को लेकर, वो भी बताएं। हाँ जी सर। को अनम्यूट कर दिया है, तो आप अगर मेरा पार्ट सुनना है तो फिर दूसरा अनम्यूट करा दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज, बाकी के मेहमानों को म्यूट कर दीजिए। अवध जी बोलेंगे। उनको म्यूट करा दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी के लोग म्यूट हैं, आप बोलिए सर। हाँ जी, हेलो जी आप बोलिए सर। देखिए, सबसे प्रमुख बात तो ये है कि हम लोग जो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो उससे महत्वपूर्ण है कि ये उन्होंने मूल की पूरी की काउंसिल होती है, वो सर्टिफिकेट देती है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, हमारी मेडिकल काउंसिल अलग होती है। तो पहली बात तो ये है कि जो हुआ है वो, और दूसरा पार्ट है
सबक देने में जो अथॉरिटी, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंचती है, आपके माध्यम से समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए, ये 3-4 पहलू हैं, इन पर लोगों को विचार करना चाहिए। जी और बाकी बातें तो करने से तो आपका भी इतनी देर से इन्वॉल्व है, तो बेसिकली वी शुड कंक्लूड सर्टेन थिंग्स। एक तो ये कि ये डेंटिस्ट्री भी अगर उनकी डिग्री थी भी कि नहीं थी, तो ये पहले तो आप डेंटिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको इन्वॉल्व करिए इसमें, उनसे पूछिए कि ये कौन है, कहाँ के हैं, उनके पास कौन सी डिग्री थी, क्या है। दूसरी बात ये है कि इससे ये निकलता है कि लोगों में नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कॉस्टली भी होते हैं और वो सुपर स्पेशलिस्ट कम भी हुए। तो ये भी मैसेज आपके द्वारा जाना चाहिए कि अगर हम इतने कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल कोई एडवांसमेंट वाला कोई काम कराना चाहते हैं, तो हम पढ़ के कर कम से ये तो ध्यान दें। और हर पेशेंट, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाए तो उससे पूछ सकता है। डॉक्टर को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, लेकिन वो पूछ सकता है। और हम सब लोगों की डिग्रीज तो खैर मालूम ही रहती हैं सबको, लेकिन लगाई भी रहती है, हमारे प्रिस्क्रिप्शन पैड पर भी लिखा होता है, सब कुछ होता है। तो आपका कर्तव्य बहुत अच्छा है जो आपने सबको जोड़ा हुआ है, पर इससे मैसेज बहुत जरूरी है, वो करना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बात कही ना अवध जी, आप और प्रयास हम लोगों तक ये बताएं। आपने जो एक बात कही अवध जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है। आपने कहा अवेयरनेस लोगों में कम है, यही वजह है हमारा ये कार्यक्रम करने का मकसद भी यही है कि जो घटना हो चुकी है वो दोहराई ना जा सके, वो आगे ना हो, लोग जागरूक हों और ऐसे ही किसी भी ट्रीटमेंट के लिए किसी झोला छाप का रुख ना कर ले। एक फाइट डॉक्टर का, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर का रुख करें। आपने कहा कि कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जो कॉस्टली होती हैं, लेकिन भले आप देरी से कराएं या ना कराएं, लेकिन जब कराएं तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही कराएं, वरना आपको कितना बड़ा खामियाजा भरना पड़ सकता है वो हम सब ने देखा है। हमारे इस कार्यक्रम के करने का मकसद ही यही है कि लोगों को ऐसी घटनाओं से सीख मिले। लौटेंगे सर आपके पास में, चर्चा को हम अपनी और आगे बढ़ाएंगे और मेहमान लगातार बने हुए हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए आकाश रावत हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता। एक बार उनसे अपडेट भी लेते हैं पूरी घटना को लेकर। आकाश, एफआईआर हो गई है, जांच शुरू हो गई है, मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, अभी तक फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि उस राह पर ही अब एक्शन होगा? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला केशवपुरम का है, जहां पर ये क्लिनिक था। उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई है। दो इंजीनियरों की जो मौत हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में एफआईआर दर्ज हुई थी रावतपुर थाने में। जांच चल रही है। जांच में एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे जी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और गहनता से जांच करने के बाद में कहा गया है जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके तहत कार्रवाई के साथ ही चिकित्सा विभाग से भी जो सीएमओ सर हैं वो भी लगातार मेडिकल टीम के तहत कार्रवाई कराने के आश्वासन दे रहे हैं सब, और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द एक बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। जी ठीक है, और मेहमान हैं उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कृति हमारे साथ में लगातार बनी हुई है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कृति जी, अभी बहुत अच्छी बात कही अवध जी ने कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बिना मुझे लगता है कि एक तरफ डॉक्टर्स की तो जिम्मेदारी है, हम उनके ऐड की बात कर रहे हैं, लेकिन मरीजों को भी ये सोचना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें और उसके बाद ही ऐसे ट्रीटमेंट, खासतौर पर जब आप एक ऐसी बड़ी किसी सर्जरी के लिए, बड़े किसी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, तब ज़रूर ऐसा करें। कैसे ये समझें, उसको लेकर भी आप बता सकती हैं। हाँ, देखिए, एक बेसिक जो डिग्रीज के बारे में है, अब उन्होंने भी अपने क्लिनिक में बेस्ड ऑन द वीडियोस एंड द फोटोग्राफ्स जो अवेलेबल है देखा है, उसके अंदर उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं लिखा हुआ, उन्होंने डेंटिस्ट लिखा है और कि वो एस्थेटिक्स का काम करते हैं। अब डेंटिस्ट की खुद की फील्ड के अंदर भी एस्थेटिक्स जो है उससे रिलेटेड काम होता है। तो अगर आप गूगल के ऊपर डेंटिस्ट वर्ड ही डालोगे, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू विल फाइंड जिसके अंदर कि डेंटिस्ट का काम क्या होता है, राइट?
जो भी पेशेंट है वो किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि बाल का काम डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, उनसे 4 क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है कि बाल काम, स्किन का काम कौन करते हैं, राइट। प्राइमरीली आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोसर्जन्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट जो है, क्योंकि एक सर्जिकल फील्ड है, वो प्लास्टिक सर्जन्स भी करते हैं, तो आइडियली वो उनके परव्यू में ही आता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सारे डॉक्टर्स अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी इसके बारे में रिपीटेड वीडियोस प्रोवाइड करते जाते हैं। तो भी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली जो, जैसे सर ने बोला, बिकॉज ऑफ कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज एक डिसीजन लेते हैं कि वी वांट टू गो विथ समथिंग जो हमारे बजट में आए, एंड एज अ रिजल्ट दे गो टू प्लेसेस जहां पर मोस्ट लाइकली people who are not as experienced they end up doing things, they end up doing procedures like these, and complications rate for hair transplant like procedures, तो जैसे डॉक्टर इतिश्री ने भी बोला, is a completely safe procedure when done in the right hands, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ गए हैं। तो अवेयरनेस, सोशल मीडिया, गूगल, एंड आप अपने डॉक्टर से ही 4 क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस पूछने की एक हैबिट हमें जनरेट करनी है। ठीक है, इतिश्री गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। इतिश्री गुप्ता जी भी हमारे साथ में प्लास्टिक सर्जन है। मैम, हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है वो मुझे लगता है कुछ घंटों की होती है और उसके बाद चीज़ें कुछ घंटों के बाद में ठीक भी होने लग जाती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में स्थिति बिगड़ती गई। परिजन जब डॉक्टर से सलाह ले रहे थे तो मैडम कुछ वक्त तक तो बताती थी कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब हालत बिगड़ती गई तो मैम ने फ़ोन ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर्स के भी एथिक्स होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि मरीज़ को आपको समझाना है। अगर कोई भी कुछ भी एक छोटी सी बीमारी भी होती है तो उसमें भी डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको ये प्रोसीजर अपनाना है। कहते हैं ना कि सर्जरी के बाद भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन इन मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, आपके पास जैसे हम लोग की डिग्री है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है। जैसे हमारी प्लास्टिक सर्जन्स में इंडियन एस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स, IAPS जो बॉडी है, हाँ, वो हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं। हाउएवर अगर कोई हमें इशू फेस होता है, हम अपने सीनियर्स, पैनल, इंटरनेशनली, नेशनली गाइडेंस ले सकते हैं ताकि वो कॉम्प्लिकेशन को बेहतर तरह सॉल्व किया जाए, है ना। तो उस सपोर्ट की जरूरत हमें रहती है। वो एक बैकग्राउंड जो हमारे पास है वो एक डिग्री की वजह से और हमारे जो कोलीग्स हैं उनकी वजह से मिलता है, और हमेशा हमें उसका यूज करना चाहिए इन केस हमें लगे कि हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। एक पेशेंट को बीच राह छोड़ देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें उसको ओन करके उसको सॉल्व करना चाहिए। तो यही फर्क हो जाता है जब आप एक डिग्री करके एक एक्सपीरियंस के साथ आते हो, एक मैच्योरिटी आपके पास आती है जिसकी वजह से आप एक ट्रीटमेंट को या पेशेंट को बेटर ट्रीट कर सकते हो। इवन अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, ताकि वो बड़ी एस्केलेट ना हो जाए, उसके लिए हम कुछ मेजर्स हैं जो ले सकते हैं, एंड हम दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस भी यूज कर सकते हैं उस केस में, सो दैट पेशेंट को बेनिफिट। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। एंड अगेन जैसे मैंने बोला, पेशेंट को भी अपना होमवर्क करके आना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि डॉक्टर से क्या पूछना है, डॉक्टर की डिग्री क्या है, डॉक्टर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कितनी उसने उस टाइप की सर्जरीज की हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है, ताकि हम सेफ रह पाए। तो दोनों पेशेंट और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन जो भी चाहे आपका इंडिविजुअल हो, उसको पेशेंट को सपोर्ट देते रहना चाहिए। बिल्कुल, पेशेंट को सपोर्ट देते रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्वाभाविक सी और आम सी बात है। डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, उन धरती का भगवान कहा जाता है, तो उस पद की जिम्मेदारी और उस पद की गरिमा को भी बनाए रखना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग हैं वो भी जागरूक होंगे, और डॉक्टर्स भी जो अपने मरीजों को, हम ये नहीं कहते कि सभी के प्रति ऐसा ही रवैया सभी का होता है, लेकिन जो कुछ लोग भी ऐसा रवैया करते हैं वो कहीं ना कहीं सभी डॉक्टर्स के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करते हैं। उम्मीद है इन चीज़ों में सुधार होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए, जुड़ने के लिए, यहाँ बात करने के लिए। तो देखिए, फर्जी डिग्री और उल्टा सीधा काम, ये कैसा ट्रांसप्लांट, क्योंकि 2 लोगों की मैडम के इस पूरे प्रोसेस में जान चली गई, उसके बाद कोई जवाब तक मैडम की ओर से नहीं आया। अब जब जांच हो रही है तो मैडम अपने पति के साथ में फरार है। हालांकि पुलिस लगातार सख्त एक्शन करने की तैयारी कर चुकी है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।